नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले भाग में हमने देखा कि रमानाथ रतन से पैसे वापस मांगने जाता है, पर वकील साहब को सामने देखकर उनसे बात करने बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब वह रतन के पास जाता है तो रतन उसे कहती है कि आइए, आप भी इन बच्चों को झूला झुलाइए। आखिर आध घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छोड़ी। रतन तो झूले में इतनी मग्न थी मानो उसे रुपयों की सुध ही नहीं रही। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पैग मारिए। रमा बचपन ही से झूले पर बैठता डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे। रतन दो बच्चों को लेकर बैठ गई और वह गीत गाने लगी। कदम की डरिया झूला पड़ गयोरी, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पेंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से गिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती चली जा रही है। और रतन लड़कियों के साथ गा रही थी, कदम की डरिया झूला पड़ गयोरी, राधा रानी झूलन आई। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला न बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगे। रतन बोली, आपको पेंग मारना नहीं आता? कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ, इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन बोली, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से ना छू लिए तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊँगा। रतन बोली, अजी अभी क्या देर हो गई है, 10 भी नहीं बजे। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है। खूब झूल कर जाइएगा, कल जालपा को लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा, अब गिरा। लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे कुछ होश न रहा। पांव आप ही आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी। कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा, आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहीं से चुपचाप अपना मुंह लिए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन कुछ हुआ तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपए थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने भी गिना नहीं, नहीं तो जरूर कहती। कहीं ऐसा ना हो थैली किसी को दे दे या फिर रुपयों में मिला दे तो गजब ही हो जाए। कहीं का ना रहूं, क्यों ना इसी वक्त चलकर बेशी रुपए मांग लाऊं। लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर यह 200 रुपये मिल भी गए तब भी तो 500 रुपये की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध ना हुआ तो क्या होगा?
यह सोचकर वह काँप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए। उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। वह सराफे जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया। कहिए, रुपये कब तक मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो, गंगू के रुपए चुकाए हैं, अब की तुम्हारी बारी है। चरणदास बोला, वह सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए ना ले लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो रहा है, रुपये सैकड़े का सूद भी रखिए तो 48 होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए। सब नहीं तो आधा तिहाई, कुछ तो दीजिए। लेते देते रहने से मालिक को ढांढस रहता है, कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। तो कल कब आएंगे? रमानाथ बोला, भाई, कल मैं रुपए लेकर तो ना आ सकूंगा। यूं जब कहो तब चला आऊं। क्यों, इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपए का बंदोबस्त ना कर दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास बोला, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी एक कौड़ी तो देंगे नहीं। उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती है, क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्लाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूं, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूं, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूं। इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? चरणदास बोला, साल भर हुआ, एक कौड़ी नहीं मिली। अधीर ना हो तो क्या करूं? कल कम से कम 200 रुपए की फिक्र कर रखिएगा। रामानाथ बोला, मैंने कह दिया, मेरे पास अभी रुपये नहीं है। चरणदास बोला, रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस समय पर कहते हो रुपए नहीं है। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी आएगा जरूर। रमा ने उसका कोई जवाब ना दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टा तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा ना भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जालपा भी समझेगी कौन लबाड़िया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो ना निकलते थे, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। वह समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है, तो वह मुझे कभी उधार गहने ना लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफायत से काम नहीं लिया? मुझे एक एक पैसा दांतों में पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1,000 से कम ना हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दिनों महाजनों के आधे आधे रुपए जरूर अदा हो जाते। मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सैर करने जाती? सैकड़ों रुपये तो तांगे वाला ले गया होगा। नीरे लफंगे हैं, मगर यहाँ तो उस पर रौब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला नीरे लफंगे है, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। वाह रे बुद्धि! दरवाजे के लिए पर्दों की जरूरत थी, 2 लैंप क्यों लाया? नई किवाड़ लेकर चारपाई क्यों बनवाई? उसने रास्ते में ही उन सारे खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है, उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि क्या खाता है,
कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आता है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। विजय बहुर्मुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।